छात्रों, आज हम पुनः नरेश मेहता जी की कविता समय देवता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व भी समय देवता कविता के प्रारंभिक अंशों को हम प्रस्तुत कर चुके हैं, उन पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रस्तुत अंश को लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए छात्रों, पहले इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसके अर्थ को भी जानेंगे। वह जो पीली भूमि दिख रही देव, वही है पीत सूर्य की पीली वसुधा। जिसका होता कहवा मीठा। श्रमण चीन का पीला चीवर अलताई पर बिछा हुआ है। वे अफीम के खेत उदुम्बर रंगों में डूबे सोए हैं। मोर पंख सी सजी रमणियाँ, तितली से रंगीन शरद, मेघों से हल्के उनके पंखें, यात्रा का श्रम ताप करेंगे। सीक्यांग नदी मीठे जल से है भरी हुई। ये चीड़ पेड़ की नौकाएं संध्या विहार में अभी देव को डुबा सकेंगी। किंतु आज तो चीन देश की वसुधा माता झुलसी हुई मृतपाय है। वे विदेशी पूंजी की कीलें जो छाती में ठुकी हुई थीं। कि वह जो पीली भूमि दिख रही देव, हे देव, जो पीली भूमि जमीन आपको दिख रही है, वही पीत कहते हैं पीले सूर्य की पीली वसुधा है। अर्थात पीले सूर्य की पीली वसुधा कहते हैं पृथ्वी। यही पीले सूर्य की पीली पृथ्वी है। जिसका होता कहवा मीठा, कि जहाँ का कहवा मशहूर है और अत्यंत मीठा होता है। तो यह जो भूमि है, ये कहवा के लिए जानी जाती है। श्रवण चीन का पीला चीवर अलताई पर बिछा हुआ है। श्रवण चीन का पीला चीवर अर्थात पीली जो भूमि है, वह हर तरफ पीलापन उसमें दिखाई दे रहा है। और श्रवण चीन का श्रवण संस्कृति को मानने वाले चीन में पीला चीवर एक वस्त्र होता है जिसको बौद्ध भिक्षु धारण करते हैं और श्रवण संस्कृति को मानने वाले होते हैं, बुद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। क्योंकि यहाँ
बुद्ध धर्म के लिए मानने वाले लोग अधिक मात्रा में हैं और बुद्ध धर्म में पीला चीवर पहना जाता है, जिसके विषय में कवि ने कहा है कि श्रवण चीन का पीला चीवर अलताई पर बिछा हुआ है और वे अफीम के खेत उदुम्बर रंगों में डूबे सोए हैं। और वे अफीम के खेत, अफीम की भी खेती होती है, उसकी फसल होती है जो दवाइयों के काम में आती है और नशे के भी काम में आती है। वे अफीम के खेत उदुम्बर, उदुम्बर कहते हैं गूलर का वृक्ष व फल, रंगों में डूबे सोए हैं, अर्थात जैसे गूलर का रंग होता है उसी प्रकार अफीम के खेत जो है दिखाई दे रहे हैं। मोर पंख सी सजी रमणियाँ, तितली से रंगीन शरद, मेघों से हल्के उनके पंखे, यात्रा का श्रम ताप हरेंगे। सीक्यांग नदी मीठे जल से भरी हुई है कि मोर पंख सी सजी रमणियाँ, और यहाँ की जो रमणियाँ हैं अर्थात युवतियाँ हैं, वे मोर के पंखों सी बड़ी ही सुंदर हैं, सजी हुई हैं। और तितली से रंगीन शरद, मेघों से हल्के उनके पंखें। और तितली से रंगीन शरद, तितली के समान वे रंग बिरंगे वस्त्रों को धारण किए हैं और मेघों से हल्के उनके पंखे, अर्थात वो अपने हाथ में जो पंखा धारण किए हैं वह मेघों से बहुत ही हल्के पंखे हैं। यात्रा का श्रम ताप हरेंगे, अर्थात यात्रा में श्रम कहते हैं पसीने के लिए भी, और पसीने की जो बूंदें होती हैं या जो परिश्रम होता है, परिश्रम के कारण जो पसीना आता है उस ताप के लिए वे पंखे हरेंगे। सीक्यांग नदी मीठे जल से भरी हुई है, और वहाँ की जो नदी है उस सीक्यांग नदी में मीठा जल पाया जाता है। ये चीड़ पेड़ की नौकाएं संध्या विहार में अभी देव को डुबा सकेंगी। कि ये चीड़ पेड़ की नौकाएं, चीड़ के जो पेड़ हैं, चीड़ के पेड़ रूपी जो नौकाएं हैं, नौकाएं कहते हैं नाव के लिए, संध्या विहार, संध्या के समय भ्रमण करने पर, विचरण करने पर अभी देव को डुबा सकेगी। देव सूर्य देव के लिए कहा गया है, समय देवता के लिए कहा गया है कि डुबा सकेंगे, अर्थात जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो संध्या होने लगती है और रात्रि हो जाती है। ये चीड़ पेड़ की नौकाएं संध्या विहार में अभी देव को डुबा सकेंगी, अर्थात सूर्य देव को डुबा सकेंगी। डूबना मुश्किल है क्योंकि सूर्य देव जो हैं आविर्भाव होता है, द्रुभाव होता है। तो कवि ने चीन की संस्कृति, चीन की समृद्धता, चीन की फसलों आदि के विषय में बताया है, परंतु वही चीन आक्रमण और युद्ध की विभीषिका को झेल चुका है, उस विषय में भी कवि कहता है, किंतु आज तो चीन देश की वसुधा माता झुलसी हुई है, क्योंकि 1939 में जापान ने चीन पर आक्रमण किया और लगभग युद्ध चलता रहा 1945 के आसपास तक, और उस दौरान चीन की हालात बेहद ख़राब हो चुके थे। और उस युद्ध की विभीषिका के कारण कवि चीन की स्थिति को बताता है कि
चीन की स्थिति कितनी दयनीय हो गई थी। किंतु आज तो चीन देश की वसुधा माता झुलसी हुई मत प्राय वे विदेशी पूंजी की कीले जो छाती में ठुसी हुई थीं। अर्थात चीन देश की वसुधा माता झुलसी हुई मृतप्राय कहते हैं जो लगभग मरने की स्थिति में हो, वहाँ की वसुधा के लिए कहा गया है। वे विदेशी पूंजी की कीलें जो छाती में ठुसी हुई थीं, 3 साल के बाद आज वे फट रही हैं। अर्थात उसके बाद उससे निजात, उससे छुटकारा प्राप्त हुआ जो विदेशी हमले थे। मेरी चीनी माता की आंखों में कोई भाव नहीं, राग प्रेम कुछ नहीं बचा है, केवल नयन गगन में भूख प्यास की चीखें मंडराती हैं। और चीनी माता की आंखों में कोई भाव नहीं, राग प्रेम कुछ नहीं, केवल नयन गगन में, नयन गगन कहते हैं नेत्र रूपी आसमान में भूख प्यास की चीलें मंडराती हैं। हर तरफ तबाही और तबाही दिखाई देती है। समय देवता बम के गोलों से भी धरती बांझ हुई है और चीन देश के नयन ग्राम घाटी जंगल में भरा हुआ धुआं ही धुआं है। अर्थात 1945 तक युद्ध चलता रहा और उस युद्ध की विभीषिका को चीन ने भी स्वयं झेला है। तो हर तरफ बम के गोलों से धरती थरथरा उठती थी। गांव, नगर, घाटी, जंगल, हर जगह बम के कारण धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। युद्ध की विभीषिका अत्यंत भयानक होती है कि चीन देश के नगर, ग्राम, घाटी, जंगल में भरा धुआं ही धुआं, गोबी के मंगोल रेत पर युद्ध, लाश दुर्गंध दे रही, पीकिंग की चिकनी सड़कों पर पिछला जीवन मरा पड़ा, नवजीवन के हाथों में गुस्से की मुट्ठी नदी हुई, पेशानी पर किसी आक्रमण की चिंता है, दौड़ दौड़ कर चरण देश के द्वार बंद करने में रत हैं। और गोबी के मंगोल रेत पर, अर्थात गोबी के जो मरुस्थल हैं, युद्ध लाश अर्थात युद्ध से उत्पन्न अनेक लाशों की दुर्गंध जो है हर तरफ दिखाई दे रही थी। और पीकिंग की चिकनी सड़कों पर पिछला जीवन मरा पड़ा है। पीकिंग की चिकनी सड़कों पर पिछला जीवन मरा पड़ा, अर्थात उसका जो इतिहास है बहुत ही डरावना और भयानक रहा है, क्योंकि वह युद्ध की विभीषिका को झेल चुका है। नवजीवन के हाथों में गुस्से की मुट्ठी नदी हुई है। नवजीवन के हाथों में गुस्से की मुट्ठी नदी हुई है। नवजीवन कहते हैं नया जीवन के लिए, के हाथों में गुस्से की मुट्ठी नदी हुई है। पेशानी पर किसी आक्रमण की चिंता है, दौड़ दौड़ कर चरण देश के द्वार बंद करने में रत है। और दौड़ दौड़ कर चरण कहते हैं कि चीन के जो निचले क्षेत्र हैं, देश हैं, उनके द्वार बंद करने में रत है। मतलब अब जो चीन है उसकी परिस्थिति बदल गई है और अब दौड़ दौड़ कर चरण देश के, अर्थात जो निचले देश हैं, उनके रास्तों को बंद करने पर लगा हुआ है। तो ये सब समय देवता को लेकर प्रस्तुत कविता की है। जो कुछ ही घटनाएं घटित हुई हैं वे कवि ने इसमें व्यक्त की हैं कि समय बड़ा परिवर्तनशील है। तो मैं समझता हूँ आपने इसको अवश्य समझा होगा। धन्यवाद।